गौरव की बात है। और सबसे बड़े गौरव की बात मेरे लिए है कि आज मैं आपके साथ हूँ। तो हम लोग जा रहे हैं मांधाता के पास, माता रानी खोइलन देवी का मंदिर है। तो अब देखिए माँ का बुलावा है, आपने कहा, और मैं एकदम से तैयार नहीं था, घर पे ही था, लेकिन आपने कहा तो मैंने कहा भाई साहब का आदेश है तो निकलूँगा। तो बस हम लोग निकल के जा रहे हैं। और कुछ बातें मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब खुद भी बताएंगे अपने मुखारबिन से, अपने विषय में ज़्यादा कुछ बता पाएंगे। और बड़ा बहुत ही सरल स्वभाव, बहुत ही जनप्रिय सामाजिक व्यक्ति हैं डॉक्टर साहब हमारे। और शायद मुझे तो लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कम लोग ऐसे मिले जिन्हें मानवीय संबंधों का बड़ा ज्ञान हो और दुनियादारी की अच्छी समझ हो। ये मेरा सौभाग्य है कि आप हमें मानते हैं अपने भाई की तरह, अनुज की तरह। थोड़ा सा डॉक्टर साहब चाहेंगे कि आप खोइलन झील की तरफ हम लोग जा रहे हैं। खोइलन झील हमारी प्राचीन संस्कृत का हिस्सा है। संक्षेप में कहें तो प्राचीन गंगा है। आज के 2500 साल पहले गंगा यहीं बहती थी। ऐसी परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अभी सर्च करेंगे गूगल पे भी कि गंगा जी आज के 2500 साल पहले कहाँ बहती थी, तो वहाँ पे लिख के आएगा कि जहाँ आज बहती हैं उसके उत्तर 45 किलोमीटर दूर। दूसरी तरफ सराय नहर राय वहीं पे है, जो उसी गांव का हिस्सा है जहाँ पर खोइलन झील है। सराय नहर राय किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 10,000 साल पुरानी पुरावशेष वहाँ पे मिले हैं, जिसको संरक्षित किया है भारत सरकार ने जी। तो ऐसे वहाँ पर पूरा पाषाण काल के, नव पाषाण काल के बहुत सारे पुरावशेष मिले हैं। तो इन बातों से सिद्ध होता है कि जब मानवीय सभ्यता शुरू हुई तब से वहाँ का संबंध है। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं। और खोइलन देवी को यादव वंश के लोग ज़्यादा अपना मान के पूजा करते हैं। यादव इसलिए यादव वंश करते हैं क्योंकि ये चंद्रवंशी हैं और ये चंद्रवंशियों की जगह है जिस स्थल से हम लोग गुजर रहे हैं, और खोइलन देवी का जो स्थान है। तो इस नाते यादव लोग इसको प्राचीन काल से पूजा करते चले आ रहे हैं। इसमें और भी अभी हमारी प्राचीनता छुपी है। साथ ही साथ संकटहरणी नदी भी इसी झील से पैदा होती है जी। इस झील को मनरेगा ने हम मनरेगा के लोकपाल हैं। अभी लास्ट टाइम हम 10-15 दिन पहले विजिट किए थे वहाँ पे, और झील का कायाकल्प हो रहा है। वो झील जो सदियों पुरानी है, जिसकी अपनी एक संस्कृति है जी डॉक्टर, उसको हमारी सरकार बचाने पे आमादा है। क्या बात? सरकार ने तय किया है कि हर जिले में एक झील को हम अभी बचाएंगे पहले चरण में, और इसमें प्रतापगढ़ में चुनी गई है खोइलन झील, और उसका ये अद्भुत कार्य हो रहा है। और उसमें हम लोकपाल ही नहीं हैं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और पिछले 10-12 साल से खोइलन आना जाना मेरा लगातार हो रहा है। भगवान ही चाहते हैं, वहाँ की देवी ही चाहती हैं, वहाँ शंकर जी भी हैं। वहाँ सिर्फ खोइलन देवी की वजह से नहीं जाना जाता, वहाँ मुख्य रूप से शंकर जी हैं जी जी। और वो शंकर जी हैं, उस गांव का नाम है भीखमपुर। और भीखमपुर कोई ऐसे ही नहीं है, भीष्म से है। भीष्म का नाम है भीखम, और गंगा के पुत्र हैं भीष्म। और उसी के आगे आप देखते हैं मांधाता में एक तालाब है, उसका नाम है शांता का तारा, शांतनु का तालाब। तो शांतनु से मिलने, गंगा का और शांतनु के मिलन का एक केंद्र है। यहाँ पे भीष्म के जन्म का कारण है। यहाँ पर मांधाता के भी जन्म का कारण मांधाता में बनता है। इंद्र की कहानी है। ये सब कहानियाँ सिर्फ किताबों तक ही नहीं सीमित हैं, हमारे समाज में भी व्याप्त हैं। हमने उनको पुराणों में भी पढ़ा,
हमारे समाज में भी जन जन में प्रचलित हैं और कहीं न कहीं गजेटियर भी इसको बल देते हैं। जी डॉक्टर तो कमी कहाँ है? कमी है हम सब जो लोग समाज को चलाते हैं, समाज में जागरूक हैं, समाज की चेतना को कहीं न कहीं उद्वेलित कर सकते हैं, वो लोग अपनी भूमिका अच्छे से नहीं निभा रहे हैं। अब आवश्यकता है सरकार के साथ सब लोग जन जन को इस ऐसे कामों में, चाहे वो धर्म के काम हो, चाहे मंदिर का काम हो, चाहे वो आपका मस्जिद का काम हो, या आपका पुरानी सभ्यता है, संस्कृत है, आपका तालाब है, आपकी नदी है, इन सब को बचाने की जरूरत है। जी, ये धरोहर है हमारी। लोग तो चले जाएंगे लेकिन ये सब रह जाएंगे। जी, जिनको रह जाना है उनको और अच्छा अवसर दिया जाए, जिससे आने वाला जनजीवन और खुशहाल हो, उनका जीवन और अच्छे से चल सके। आज इतना ही कह सकते हैं। अभी जिस रास्ते से हम गुजर रहे हैं, ये रास्ता सबसे पुराना रास्ता है कटरा गुलाब सिंह से मऊआइमा आने का। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था इन लोगों के बम्बई जाने का भी। जी। उस इलाके का ये सबसे पहला रास्ता है और आज हम लोग इतनी सहजता से जा रहे हैं। कभी ये रास्ते पे पैदल के अलावा कोई साधन नहीं था जी, क्योंकि हमारे बाबा जब पढ़ने आते थे, मऊआइमा में मिडिल स्कूल था और कोई मिडिल स्कूल आसपास नहीं था। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। और वो यहाँ रह के, जैसे गुरुकुल में रह के पढ़ते हैं लोग, तो उस तरह ऐसे पढ़ाई करते थे। जी जी। तो हम लोग अपनी जो आसपास की चीजें हैं, चाहे वो सड़क है, चाहे वो नाली है, चाहे वो हमारा जनजीवन है, उन सब को प्रभावित कर सकते हैं तब जब हम स्वयं के पैरों पे खड़े हों। जी बिल्कुल। ज्यादातर लोग चौराहों पर समय दे रहे हैं जो गांव में रहते हैं। चौराहों से ज्यादा जरूरत है 4-5 लोग मिलकर छोटे छोटे उद्योग खड़ा करने की। जी बिल्कुल। हमारे गांव में धान चारों तरफ दिखाई पड़ रहा है। जी जी। इस धान का अगर हम चावल तैयार करना शुरू कर दें, जी, इसका चावल अगर हम बनाएं, चारों तरफ देख रहे हैं आप, धान ही धान है। कभी ऊसर था यहाँ। जी। आज हमारी सरकार ने इन सबको इस लायक बना दिया है कि सड़क ही नहीं, जितनी अच्छी सड़क है उतनी अच्छी हमारी खेती है। पूरा ऊसर था कभी, और आज ऊसर नहीं है, धान की खेती है। और भगवान ने भी कृपा की है कि इस वर्ष बारिश लगातार थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो हमारे खेत अच्छे हैं, खलिहान अच्छा है। तो अब समाज में इंसानियत की जरूरत है, ईमान की जरूरत है। हिंदू मुसलमान तो पता नहीं कौन सी बहस का विषय है, लेकिन ईमान ही नहीं रह गया है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, जहाँ भी जाते हैं हम, हर गांव में जाना होता है, तो ये सबसे बड़ी मुश्किल में पड़ा है तो ईमान पड़ा है। और वो भी मनरेगा में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। जिस भी गांव में जाते हैं 300-400 लोग मजदूर हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बिल्कुल बिल्कुल। और उनमें भी गिरावट आ गई है। कोई सही कह रहे हैं। कोई पत्रकार है, कोई मास्टर है, डॉक्टर है, जो मजदूरी नहीं कर सकते, वो लोग भी मजदूरों में अपना नाम जुड़वा के पैसे का बंदरगाह करवाए। तो सही कह रहे हैं, कितना गलत है ये सब बंद होना चाहिए। और डुप्लीकेसी बंद होनी चाहिए। जो गांव में दोगलापन आ गया है, गांव में कभी दोगलापन नहीं था। गांव बड़े ईमानदार अच्छे लोग, गांव के लोग बहुत अच्छा साफ सुथरा बोलते थे। आज लेकिन क्या हो गया, गांव में भी आंख दबा के बात करते हैं, समझ के बात करते हैं, इशारों में बात करते हैं। तो ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक है। और जब गांव में ईमान नहीं रह जाएगा तो दुनिया में ईमान नहीं रह जाएगा, इतना हम जानते हैं। लेकिन आज भी हमारे गांव में ईमान बचा है। अभी 10-20% लोग वो भी स्वार्थ में, अज्ञानता में बदले हैं, निजी स्वार्थ में। और उन लोगों को बदलने की जिम्मेदारी इन 80% लोगों की है। वो फिर से उनको बदलें। गांव अपनी संस्कृतियों के लिए जाना जाता है। गांव में सभ्यता और संस्कृति एक नया आयाम लेती है। जैसे इसी गांव में देखिए, ये देखिए खजूर के पेड़। जी जी। ये खजूर के पेड़ यूं ही नहीं, हजारों साल की कहानी बयां कर रहे हैं। जी 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 डॉक्टर साहब, बिल्कुल निश्चित तौर से। और ये घर भी देखिए, मुस्लिमों के घर हैं, इनके बगल गड़ही भी है। ये भी गड़ही वैसे ही पाट रहे हैं जैसे हमारे हिंदू भाई पाटते हैं। इनके घर भी नीम का पेड़ है। इनमें कोई अंतर नहीं है जो हिंदू और हिंदुओं में होता है। जी, फर्क क्या है? फर्क है हमारी सोच का। सोच हमारी एक दूसरे की इज्जत करने की हो। बिल्कुल। हमारा हृदय इतना बड़ा हो कि दुनिया के सभी लोगों को अपने अंदर समाहित कर सके। क्या बात। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। और इसी भावना और संभावना को
हमारे समाज को बढ़ाना ही होगा। भारत की यही संस्कृति है। और आप जानते हैं जहाँ से हम गुजर रहे हैं कोई सामान्य जगह नहीं है। जी डॉक्टर। यही भारत है, यहीं पर सराय भारत है, यहीं पर चांद भारत है। ये जो भारत गांव हैं, ये सब भारत पुराने दुष्यंत के गांव हैं। तो हमारे कहने का अर्थ है ये प्रयागराज है, और प्रयागराज में बहुत सारी संभावनाएं निहित हैं। अब हम लोग पहुंच रहे हैं बांका जलालपुर। जी ये तालाब दिखा दीजिए, कितना सुंदर तालाब है। शायद यही गांव है, इस गांव की रमणीयता। जी। अब आप आगे चल रहे हैं तो ये बांका जलालपुर क्या है? ये वही जगह है जो भैरवनाथ की कहानी से जुड़ा है। बिल्कुल। जिसमें कहा जाता है कि बांका गढ़ ही था महाभारत काल में। जी। और जब पांडव लोग लाक्षागृह से निकले थे, जी उसके बाद आए थे, तो यहाँ पर हिडिंबा का कहानी है। जी। और हिडिंबा की कहानी के बाद फिर वो बकासुर वाली कहानी है। जी। और उस बकासुर वाली कहानी में घटना होती है कि ये एक चक्र नगरी में आके व्यास जी ने उनको पांडवों को सलाह दी कि यहाँ रुकिए। तो ये जो बांका जलालपुर है, अब यहीं से शुरू हो जाता है, जितना पार्ट है यहाँ से। और इसी के पीछे है, अभी दिखेगा मंदिर में। तो बांका जलालपुर का जो मंदिर है और चकवड़ एक जगह है, और बीच में भैरवनाथ धाम है। जी जी। इन तीनों को जोड़ते हैं तो एक चक्र नगरी का क्षेत्र बनता है। जी। ये द्वैत वन है महाभारत काल का। जी। और ये सब उसी बांका जलालपुर का ये सराउंडिंग एरिया है। देखिए कुआं जो दिख रहा है, उस मेले, उस बांका जलालपुर धाम का पार्ट है। ये राजाओं महाराजाओं के समय का कुआं है। जी। आपको दिख रहा होगा ये कुआं। वो मस्जिद भी दिख रही है। मस्जिद के उस पार है टीले पे वो धाम, जिसे बांकागढ़ कहते हैं। जी। और इस बांकागढ़, भैरवनाथ धाम और चकवड़ तीनों को मिला के जो एरिया था, उसी में बकासुर नामक राक्षस का राज चलता था। जी। भीम लोग यहाँ रुके थे इसी क्षेत्र में, भैरवनाथ के पास एक ब्राह्मण के यहाँ। तो रोज भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर रहे थे, और छुपे हुए थे क्योंकि उनका वो वनवास का समय था, अज्ञातवास का समय था। बिल्कुल। तो उस अज्ञातवास के दौरान यहाँ पे उन लोगों ने अपना समय जब बिता रहे थे, तो जिस ब्राह्मण के यहाँ रुके थे वही ब्राह्मण के यहाँ कष्ट का कारण बना, क्योंकि बकासुर एक व्यक्ति को रोज खाता था। अच्छा। और वो वही आहार लेके जाता था। जी डॉक्टर। तो जो आहार लेके जाने की बारी ब्राह्मण के घर की थी। जी। तो वो लोग विलाप कर रहे थे, तो पांडव लोग जब सुने तो उन्होंने उनका कष्ट पूछा। जी। तो कुंती ने फिर उनको साहस बनाया कि हमारे 5 पुत्र हैं, कोई एक चला जाएगा और वो देख लेगा। जी। धाम यही सामने से दिख रहा है, टीले पे है। और धाम तक घुमा ही देते हैं। जब बात तीर्थ की हो रही है, देखिए यहाँ धाम जगा हुआ है। मैं वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। आज दशहरा पे आपको अच्छा लगेगा। जी। ये धाम जगा हुआ है, यहाँ कोई कमी नहीं। मैं बहुत अंदर, हर महादेव, अंदर तक जाना नहीं चाह रहा हूँ। नहीं उसमें क्योंकि वहाँ मेला है। ऐसे ही दिखा दे रहे हैं। और ये मंदिर है, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करें। और बहुत ही पवित्र स्थान है। जी। और ये टीला जो है पुरातत्व अपनी जगह बता रहा है। इसमें बहुत सारी कहानियां इस टीले में छुपी हुई हैं। जी जी जी। और कभी वक्त पे इसका आज ये जग गया है जगह, और मुझे बहुत खुशी है। जी डॉक्टर साहब, फिर आएंगे कभी यहाँ पे। और यहाँ पासी समाज के लोग काफी जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। जी। इसीलिए मंदिर जागृत हो पाया है। जी। क्योंकि यहाँ आसपास मुस्लिम भी बहुत हैं। जी। और मुस्लिम जहाँ होते हैं तो उनका थोड़ा व्यवहार अच्छा नहीं होता मंदिरों के प्रति। ये थोड़ा अच्छा नहीं है। यही धारणा हमारे हिंदुओं में भी होनी चाहिए कि मंदिर और मस्जिद के प्रति उनका दुराग्रह नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। लेकिन किसी मस्जिद को ढहा के हम मंदिर नहीं बना सकते, और किसी मंदिर को ढहा के हम मस्जिद नहीं बना सकते। जी बिल्कुल। और इसी चीज का हम उल्लंघन करते आ रहे हैं। तो हम कौन से मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं? जी जी। तो
मंदिर और मस्जिद तो मन के अंदर होता है। जी जब आपका मन पवित्र होता है तो ये दोनों, देखिए आज हमारे मंदिरों में जागृति है और मस्जिदों में भी जागृति है। जी। मुझे दोनों जगह जाके खुशी होती है, क्योंकि इन दोनों जगह पे पवित्रता होती है। अगर यहाँ पवित्रता की कमी है, अगर यहाँ पर कोई अंधकार है, तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत गलत है। डॉक्टर साहब, ये कुछ छदम लोग हैं जो इस तरह की हरकत करते हैं, जिनकी वजह से दिक्कतें होती हैं। ये हमारे समाज में फिर रिशेड्यूल कर ले। मंदिर और मस्जिद में ताले नहीं लगते थे, और मंदिर में तो मैंने देखा है, मस्जिद का तो मुझे उतना आइडिया नहीं था बचपन में, लेकिन मंदिर में मैंने देखा कि हमारा भैरवनाथ ही जी जी दरवाजा नहीं था, ताला तो दूर की बात है, शुरुआत में बिल्कुल नहीं लगता था। परंपरा थी कि दरवाजा नहीं लगेगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जैसे जैसे हम संकीर्ण होते गए जी, जैसे जैसे हमारी मानसिकता कुंठित होती गई, तो हमने मंदिरों में ताले लगाए, और आज मंदिरों में भी खतरा है चोरी का। बिल्कुल है। और क्या जिस दिन हमारे मंदिरों में ताले नहीं लगेंगे, मंदिरों के दरवाजे खुले होंगे और उसमें आने वाला कुत्ता भी संस्कारित होगा, क्या बात है, उस दिन हमारा ये समाज अपने आप तब धर्म की ध्वजा अपने आप स्वतः लहरेगी। और आप देखेंगे फिर मोड़ पे आए हैं, इधर चारों तरफ धान ही धान है। ये देखिए एक जंक्शन ये भी मिला आपको तालाब का, एक छोटी सी जलधारा है, इसको लेके जाती है। जी जी। ज्यादा पानी होता है तो बह जाता है। जी जी। नहीं तो यहाँ पे पानी स्टोर होता है, उधर से वो जलधारा आती है, सारा पानी लेके आती। अर्थात ये सब पुरानी झीलें हैं। जी जी। और ये झीलें क्यों हैं? यही पहले मार्ग की बाधाएं भी थी। यहाँ से रास्ते बहुत दिक्कत होते थे, लोग आना जाना मुश्किल था। जी। और आज रास्ते देखिए कितना अच्छा रास्ता है। शायद विकास की ये जो प्रक्रिया है वो आखिरी गांव तक पहुंच चुकी है। वो दिखाई दे रही, बिल्कुल निश्चित तौर से। और हम लोग धान भी देख रहे हैं। ये रिक्शा देखिए कितने आजादी से लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। ये हमारा गांव है। यहाँ चेरी काट के लौट रहे हैं साइकिल लेके, इनकी बकरियां भी अपना काम कर रही रिक्शा जा रहा है। देखिए गांव का क्या जीवन बदल चुका है। अब एक गांव और शहर बनना चाहता है या गांव ही रहना चाहता है? गांव ही रहे तो ज्यादा अच्छा है डॉक्टर। अब देखिए सब पेड़ हैं, ये सारे संसाधन हैं, तो लग रहा है कि ये गांव है जी। लेकिन ये गांव बना नहीं रहना चाहता, बहुत जल्दी आमादा है शहर। लोग पलायन करना चाहते हैं। इसी समय हमें ये बात का ध्यान रखने की जरूरत है। ये जिस आजादी से खड़े हैं, देख रहे हैं कितना आनंद है इनके जीवन में। इनका जीवन दुनिया के सारे झंझावातों से दूर है। अब हम लोग तरौल पहुंच गए, जहाँ के राजा हम अपने क्षेत्र में पहुंच गए, जहाँ के राजा गुलाब सिंह होते थे। जी जी जी। तो ये तरौल की धरती है, और तरौल में हम लोग इस रास्ते से जाते अगर तरौल का भी किला देख सकते थे। चलिए फिर कभी अगले शेड्यूल में, क्योंकि समय वहाँ का दिया हुआ है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो गड़बड़ा जाएगा। 5 बजने में अभी 4:45 हो रहा है, और वहाँ 5 बजे पहुँचना था, तो कम से कम 4:15 तक पहुँच जाए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत कुछ बताया। शायद बॉर्डर है। हाँ, ये प्रतापगढ़, और जहाँ पे हम जिस सड़क पे हम चल रहे हैं, इलाहाबाद प्रतापगढ़ की सीमा है। और ये गांव है तरौल, जो तरौल रियासत प्रतापगढ़ का है। और कभी यहीं से प्रतापगढ़ जाना जाता था। जी। और इधर जो आप देख रहे हैं भीखमपुर है, भीखमपुर ये भी है। और ये भी उसी भीखमपुर से जहाँ हम जाने जा रहे हैं, उसी से संबंध इसका भी है, क्योंकि वहाँ की जो जलधारा थी उसका नाम था संकटहरणी, और यहाँ की भी जलधारा का नाम है संकटहरणी। और दोनों के बीच में है भैरवनाथ धाम, और इसके भी बीच में है वो रानी मदालसा। तो अभी वो कहानी छोड़ दूंगा आज। रानी मदालसा मार्कंडेय पुराण की कहानी है, तो ये विषय वहीं आएगा कभी। खुईलन से जुड़ी हुई कहानी है, प्रयागराज के अरैल की कहानी है रानी मदालसा। तो जो लोग भी हमारी बात सुन रहे हैं वो मदालसा को सर्च करेंगे, मार्कंडेय पुराण पढ़ेंगे, तब आपको प्रतापगढ़ और प्रयागराज की कहानी और काशी की भी कहानी समझ में आ जाएगी। क्या बात, क्योंकि ये सब एक है। आप जहाँ हैं, ये कभी काशी रहा है, कभी अवध का पार्ट रहा है, और कभी बुंदेलखंड का पार्ट रहा है। क्या बात है। तो ये अलग अलग समय में अलग अलग कहानियां हैं।
और ये वीरों की धरती है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। और यहीं पे अभी एक आपको छोटा सा तालाब फिर दिखेगा। ये देखिएगा, इधर देखिएगा, ये है डॉक्टर साहब, और इधर भी देखिएगा, ये देखिएगा। ये तालाब वो हैं जो आज के नहीं हैं, इन सदियों के तालाब हैं जी। और ये धीरे धीरे कम हो गए हैं। लोगों ने अधिग्रहण कर लिया है, लेकिन ये अपनी जगह नहीं छोड़ रहे हैं। जी जी जी। और ये इतनी आसानी से छोड़ने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि इसी में जीवन छुपा है। ये लोग जो यहाँ रहते हैं, देखिए कितनी अच्छी कम्युनिटी है यहाँ पे। जो पहले यहाँ बहुत आना जाना बड़ा कष्टकारी था, रास्ता नहीं था ना, नहीं था। और आज आप देख रहे हैं अच्छा सा रास्ता है, और ये लोग किसी धार्मिक कार्य से ही लौटे हैं, माता रानी की विदाई करके लौटे। हाँ, मूर्ति विसर्जन करके लौटे हैं जी। तो गांव-गांव तक हमारे बहुत ही प्रगति आई है, उल्लास है। नवरात्रि का और दशहरे का पर्व बहुत अच्छे से मनाया जा रहा है। विजयदशमी बधाई दी। तो विजयदशमी की सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बंद, अब बंद कर दीजिए। चल, कुछ बात हम लोग पर्सनल करें। जी जी। हाँ, अब इतना ज्यादा आप लाइव चला दिए हैं, काफी चल गया। रिकॉर्ड